Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is gynecology MCQs. तो मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। स्टार्ट करते हैं जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन से। ओके, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो या पुराने हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो यह तो हमने कर ली फॉर्मेलिटी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बैक्टीरियल वजाइनोसिस लेबल करने के लिए क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड एमसेल क्राइटेरिया। बैक्टीरियल वजाइनोसिस किससे होता है? गार्डिनीला वजाइनालिस की वजह से होता है, और इसके लिए जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वो है एमसेल्स क्राइटेरिया। एमसेल्स क्राइटेरिया में क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं होगी? ओके, एमसेल्स क्राइटेरिया में स्ट्रॉबेरी सर्विक्स नहीं आएगा। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स तो ट्राइकोमोनास वजाइनालिस में देखने को मिलता है। बाकी पीएच ग्रेटर देन 4.5 याद रख लेना। जो बैक्टीरियल वजाइनोसिस होता है और ट्राइकोमोनास वजाइनालिस, इन दोनों में जो पीएच होती है 4.5 से ज़्यादा होती है वजाइना की। लेकिन अगर पीएच 4.5 से कम हो जाए तो वो कैंडिडा इन्फेक्शन होता है। तो एमसेल्स क्राइटेरिया में क्या होता है? टोटल 4 चीज़ें होती है, जिसमें से 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। वो 4 चीज़ें क्या होती है? नंबर 1 पीएच का बढ़ जाना 4.5 से। नंबर 2 मिल्की वाइट या ग्रे वाइट होमोजीनस वजाइनल डिस्चार्ज होती है। नंबर 3 माइक्रोस्कोपी में क्लू सेल्स मिलते हैं। नंबर 4 ओके, जब वजाइनल डिस्चार्ज पर 10% क्यूएच डालते हैं तो फिशी ऑर्डर होती है। फिशी ऑर्डर, क्लू सेल्स, ग्रे वाइट डिस्चार्ज या मिल्की वाइट डिस्चार्ज और हाई वजाइनल पीएच स्ट्रॉबेरी सर्विस ट्राइकोमोनास वजाइनालिस में देखने को मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 579 है। देखो, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल है, कर्ड लाइक वजाइनल डिस्चार्ज। कर्ड लाइक ये किस में आपको देखने को मिलता होता है? कर्ड लाइक, ये मिल्की वाइट नहीं है, कर्ड लाइक जो डिस्चार्ज होता है ये आपको कैंडिडा अल्बाइकन्स में देखने को मिलता होता है, और इसकी कोई स्मेल नहीं होती। ओके, और इसमें ईचिंग भी देखने को मिलती है। तो कर्ड लाइक डिस्चार्ज नॉन स्मेली होता है, ईचिंग होता है, ये आपको देखने को मिलता है, कैंडिडा अल्बाइकन्स में देखने को मिलता होता है। यहाँ पे एक वर्ड है लिकोरिया। लिकोरिया क्या होता है? एक्सेसिव फिजियोलॉजिकल वजाइनल डिस्चार्ज होती है। ओके, तो उसको लिकोरिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 580 है। ओके, तो रिस्क फैक्टर फॉर कैंडिडियासिस, तो कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है? याद रख लेना, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस होता है, एंटीबायोटिक यूज़ होता है, उसकी वजह से आपको कैंडिडियासिस देखने को मिलता होता है। ओके, तो अगर प्रोजेस्टेरॉन ले रही है तो उसकी वजह से कैंडिडियासिस होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 581 है। ओके, तो फुल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज है। फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज डैट मीन्स कि ये वो नहीं हो सकता। ओके, कैंडिडा नहीं हो सकता। कैंडिडा में तो होती है, ओडरलेस होता है, इसमें भी ईचिंग हो रही है। फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज और स्ट्रॉबेरी सर्वैक्स है, तो ट्राइकोमोनास वजाइनालिस में देखने को मिलता होता है। इसमें ग्रीनिश होती है, ग्रीनिश फ्रॉथी डिस्चार्ज देखने को मिलती है, इंटेंस ईचिंग देखने को मिलती होती है। स्ट्रॉबेरी सर्विस होता है ड्यू टू ईचिंग। 582 पे आ जाती है। वंस अगेन फुल स्मेलिंग होमोजीनस वाइट वजाइनल डिस्चार्ज है, ग्लू सेल्स है, एमसेल क्राइटेरिया दोबारा बताया हुआ है, तो ये बैक्टीरियल वजाइनोसिस में होता है। ओके, इसमें फुल स्मेलिंग होमोजीनस मिल्क लाइक डिस्चार्ज होती है, ईचिंग नहीं होती। 583 पे आ जाती है। ईचिंग इज अ हॉल मार्क ऑफ ईचिंग, जो किसका हॉल मार्क होता है? ईचिंग ट्राइकोमोनास वजाइनालिस का जो हॉल मार्क होता है। इसके अलावा कैंडिडा में भी देखने को मिलता होता है। ओके, ड्रग चॉइस फॉर ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस के लिए जो ड्रग चॉइस होती है वो कौन सी होती है? ओके, मेट्रोनिडाजोल होती है। उसमें आपने पार्टनर को भी ठीक करना होता है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल पार्टनर इज नॉट एडवाइस इन अ वुमेन। अब सेक्सुअल पार्टनर के ट्रीटमेंट किस में एडवाइस नहीं करना होता? ओके, तो जो बैक्टीरियल वजाइनोसिस, इसमें आपको पार्टनर को ठीक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल वजाइनोसिस इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो मेल पार्टनर को ठीक करने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक हो गया। ओके, सही हो गया। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, बाकी सब कंडीशन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो आपने मेल्स को भी क्या करना है? ठीक करना होता है। आगे 586 पे आ जाती है। 586 में न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है। नाथ, नाथ किसके लिए इस्तेमाल होता है? क्लैमीडिया को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें वुल्वा वजाइनल स्वैब लेते हैं, इस क्लैमीडिया, गनोरिया और ट्राइकोमोनास वजाइनालिस। ओके, CGT, क्लैमीडिया, गनोरिया, ट्राइकोमोनास वजाइनालिस, इनको डायग्नोस करने के लिए नाथ हम इस्तेमाल करते होते हैं। सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए सीरोलॉजी टेस्ट होती है, जिसमें आप लाइजा वगैरह आ जाएगा। कैंडिडियासिस और बैक्टीरियल वजाइनोसिस, इन दोनों को डायग्नोस करने के लिए आप क्या करते हो? माइक्रोस्कोपी करते हैं, इसकी वजाइनल डिस्चार्ज की, वजाइनल डिस्चार्ज एग्जामिनेशन करते हैं। और जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 होता है, इसको डायग्नोस करने के लिए आप PCR करते होते हैं। 587 पे आ जाते हैं। 587 में है निजेरिया गनोरिया के बारे में कौन सी बात ठीक है? तो 587 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक इन 50% ऑफ द फीमेल। क्यों? क्योंकि जो गनोरिया होता है वैसे ये हमारा नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट नहीं होता, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। ओके, जो गनोरिया होता है ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस से होता है, ग्राम पॉजिटिव से नहीं होता। म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है। ओके, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 5 दिन होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा होगा। ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट गनोरिया, नंबर 1 तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? पेनिसिलिन होती है गनोरिया के लिए। लेकिन अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, सेफ्ट्रैक्सोन इस्तेमाल करते होते हैं। गोनोकोकस इज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम, ओके, कहाँ से आइसोलेट नहीं कर सकते गोनोकोकस को? तो गोनोकोकस को अपर वजाइना से हम आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, वहाँ पर गोनोकोकस को आइसोलेट नहीं कर सकते।
590 पे आ जाते हैं। 590 में जो ड्रग ऑफ चॉइस है टू ट्रीट क्लैमिडिया। ओके, तो ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट क्लैमिडिया से पहले हमने गोनोरिया को देखा था जिसके लिए पेनिसिलिन थी, तो क्लैमिडिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो आपकी टेट्रासाइक्लिन्स होती है। चार्ली ऑप्शन हो जाएगा। ओके, डॉक्सीसाइक्लिन आपने याद रख लेना है इसको लिए। ओके, मल्टीपल इरेगुलर ग्रोथ है, वाटरी नहीं वार्टिलियन आने चाहिए, वार्टिलियन ऑन द वुल्वा। ओके, तो जो काजेटिव ऑर्गन है जेनिटल वार्ड्स का वो कौन सा होता है? काजेटिव। ओके, काजेटिव ऑर्गन नहीं, ऑर्गेनिज्म बड़ी खराब है। जेनिटल वार्ड्स होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 6 और 11 की वजह से होती है। 16, 18, 31, 33, 45 ये करवाते हैं, कैंसर करवा देते हैं। ओके, सर्विस का कैंसर करा देते हैं। ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटल हर्पीस। जेनिटल हर्पीस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो एसाइक्लोविर होती है। ओके, और अगर रेजिस्टेंस हो तो वेल साइक्लोविर इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद है कि पेनलेस अल्सर है वुल्वा पर और इनलार्ज लिम्फेडिनोपैथी है। पेनलेस अल्सर, अगर पेनफुल होता है तो हीमोफिलस डुक्राई बताता है। पेनलेस अल्सर है वो पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी है, तो एक क्लासिकल फीचर होता है वो है सिफिलिस का होता है। ओके, ठीक हो गया। ओके, जो हर्पीस की लेजन होती है वो पेनफुल होती है। ओके, HIV पॉजिटिव फीमेल है तो जो सर्वाइकल साइटोलॉजी होती है वो आपने कब परफॉर्म करनी है? तो इसमें आपने हर साल आपने करनी होती है। क्यों? HIV पेशेंट में क्या होता है, HPV 16 और 18 के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। जब 16-18 का इन्फेक्शन होगा तो सर्वाइकल इंट्रापिथियल न्यूप्लेजिया होगा, तो आपने एनुअल सर्वाइकल स्क्रीनिंग करनी होती है। 595 पे आते हैं, HIV की वजह से जेनिटल ट्रैक का कौन सा डिजीज नहीं हो सकता? ओके, तो HIV की वजह से HIV की वजह से सी एंडोमेट्रियम नहीं हो सकता, वो तो आगे ईस्ट्रोजन की वजह से आपको देखने को मिलता है। 596 है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस। तो जो मोस्ट कॉमन साइट होती है जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस की वो फैलोपियन ट्यूब होती है। ओके, सही हो गया। तो 596 का डेल्टा हो जाएगा। प्राइमरी साइट फ्रॉम विच ट्यूबरक्लोसिस इज सेपरेट टू द जेनिटल ट्रैक। तो जो प्राइमरी साइट होती है जहाँ से ट्यूबरकल फैल जाता है वो होता है लंग्स। ओके, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो प्राइमरी वाला होता है। ओके, अब बारी है यूरोगायनोकोलॉजी की। तो स्टार्ट करते हैं। अगर इनवॉलेंट्री ड्रिबलिंग या लीकेज हो रही है यूरिन की, या इनकॉन्टिनेंस हो रही है यूरिन की ड्यू टू कफिंग और हैवी वेट लॉस, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होगा? इनवॉलेंट्री इनकॉन्टिनेंस होगी, लॉस ऑफ यूरिन होगा बाय इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर लाइक कफिंग है और लिफ्टिंग या स्ट्रेनिंग की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में जो इंट्रावेजाइकल प्रेशर होता है वो एक्सीड कर जाता है इंट्रा यूथरल प्रेशर। ओके, ठीक हो गया। जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है वो इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन होता है जब इंट्रावेजिकल प्रेशर बढ़ेगा ड्यू टू एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रोजर मसल, यानी डेट्रोजर मसल की हाइपर एक्टिविटी की वजह से क्या होगा? इनवॉलेंट्री ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगी। ओवरफ्लो क्यों होता है? ब्लेडर ओवर डिस्टेंशन की वजह से, जब ब्लेडर की टोन खत्म हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। तो अर्ज वाला भी पढ़ लिया, ओवरफ्लो भी पढ़ लिया। कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए? तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है, ओके, बेस्ट ऑप्शन इज प्रोलॉन्ग लेबर होता है। ओके, प्रोलॉन्ग लेबर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है। दूसरा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फोर्सेप्स डिलीवरी है, बाकी सारी नॉन मॉडिफाइबल है। ओके, नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर डेट यूजर ओवर एक्टिविटी। ओके, डेट यूजर ओवर एक्टिविटी का कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है? तो बेस्ट ऑप्शन इज मल्टी पैरिटी। अब ये आपने समझना है कि जो डेट्रोजर ओवर एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? जो डेट्रोजर मसल की जब इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यूरिंग द फीलिंग फेज, तो अगर डेट्रोजर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो अर्जेंसी होगी, अर्जेंट कॉन्टिनेंस होगी। सही हो गया। तो इसको बोलते हैं डेट्रोजर ओवर एक्टिविटी। मल्टी पैरिटी ये डेट्रोजर ओवर एक्टिविटी नहीं कराती, मल्टी पैरिटी तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वगैरह करवा देती होती है। बस आपने ये बात देख लेनी है। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ऑफ अडल्ट फीमेल, तो वो कितना होता है? ये एक्चुअल क्वेश्चन है, 400 से लेकर 600 होता है। और जो फर्स्ट सेंसेशन टू वाइड द यूरिन वो 150 से लेकर 200 ml पे आती है। 150 को याद रख लेना। 602 पे आती है नॉर्मल इंट्रावेजाइकल प्रेशर ड्यूरिंग द फिलिंग फेज। जो फिलिंग फेज में कितना इंट्रावेजाइकल प्रेशर होता है? ओके, लेस देन 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ओके, इसका आपने रट्टा मार लेना है। ओके, जो यूरिथ्रल क्लोजर प्रेशर होता है वो 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है। दैट इज वाई जो कॉन्टिनेंस होती है वो मेंटेन होती है फिलिंग फेज में। 603 पे आ जाती है। 603 में कि इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन है बाय कफिंग और स्नीजिंग, दैट मीन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा इस केस के अंदर? ओके, तो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस होती है। ओके, सही हो गया। तो ये 50% केसेस को ठीक कर देती है। 604 पे आ जाती है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। पहले तो पेल्विक एक्सरसाइजेस पढ़ा था, लेकिन अब सर्जिकल मैनेजमेंट है कौन सा नहीं होता? तो 604 का बेस्ट ऑप्शन होगा वेजाइनल हिस्टेक्टमी और पोस्टीरियर रिपेयर होता है। ओके, पहले तो आपने पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करानी है, अगर उसे ठीक नहीं हो रहा तो आपने सर्जरी पे जाना है, जो कि TVT TOT होता है और बर्श या बुश कोल्पो सस्पेंशन होता है। इनका जो सक्सेस रेट है 80 to 85 है। जो थर्ड ऑप्शन है वो पेरीयूरेथ्रल इंजेक्शन है बल्कि मटीरियल का, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते। ओके, ठीक है। जो वेजाइनल हिस्टेक्टमी और ये पोस्टीरियर रिपेयर हम इस्तेमाल नहीं करते होते हैं। आपने बताना है कि ये किस में करते हैं? वेजाइनल हिस्टेक्टमी ये करते होते हैं, यूवी प्रोलैप्स में करते होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेड फ्लैग सिम्पटम ऑफ जेनिटो यूरिनरी कैंसर? तो जेनिटो यूरिनरी कैंसर में जो रेड फ्लैग सिम्पटम होता है वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं होता, बाकी सारे आपको देखने को मिलते होते हैं रेड फ्लैग सिम्पटम के तौर पर। टेंशन फ्री वेजाइनल टैप,
टेप, टेंशन फ्री वजाइनल टेप, ये इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में। तो इसके बारे में क्या बात ठीक है? ओके, तो इसके बारे में ठीक है, लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए इस्तेमाल होती है। कितना सक्सेस रेट था? 80 to 85 था। इसमें नॉन एब्जॉर्बेबल मैश होता है। ओके, सही हो गया। 607 पे चलते हैं। मेडिसिन यूज टू ट्रीट डेट्रूजन इंस्टेबिलिटी, तो आपने कौन सी इस्तेमाल करनी होती है? एंटीकोलिनर्जिक होती है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देती होती है। ओके, तो ठीक हो गया। तो ड्रग थेरेपी मेन होती है। ओके, सही हो गया। ओके, क्लियर। सबसे पहले तो आपने ब्लैडर ड्रिलिंग या ब्लैडर ट्रेनिंग करनी है 6 हफ्तों तक। उससे ठीक नहीं होता तो ड्रग्स इस्तेमाल करनी है, पैरासिम्पैथेटिक्स ब्लॉकर लेने हैं। 608 पे आ जाते हैं। 608 में है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग नहीं है इनमें से? ओके, तो बेस्ट ऑप्शन है मीराबैग्रोन। बाकी सारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। जो मीराबैग्रोन है बीटा 3 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होती है। ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा? डेट्रोजर मसल की रिलैक्सेशन होगी, डेट्रोजर मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी। ओके, तो ये सिर्फ मेनली स्टोरेज फंक्शन पर जाके काम करती है, जबकि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है वो वाइडिंग फंक्शन पे जाके काम करती है। यानी ये क्या करती है? वाइडिंग फंक्शन को सप्रेस कर देती है। ओके, तो हमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग चाहिए, तो ये आ जाएगा मेन। 609 पे आ जाते हैं। ओके, डेट्रोजर ओवर एक्टिविटी है, इसके सिम्टम मेडिकल ट्रेनिंग ब्लैडर ट्रेनिंग से या मेडिकल थेरेपी से ठीक नहीं होते। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? नेक्स्ट टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज न्यूरोडायनेमिक स्टडीज़। ओके, न्यूरोडायनेमिक स्टडीज़ आपने करनी होती है। ओके, सही है। अब न्यूरोडायनेमिक स्टडीज़ फिर इसके अलावा अगर हिमाचूरी है तो सिस्टोस्कोपी करेंगे, और अगर इनकॉन्टिनेंस है तो आपने मिड स्ट्रीम यूरिन एग्जामिनेशन आपने करना होता है। 611 पे चलते हैं। कंटिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन है, उसकी डिफिकल्ट वजाइनल डिलीवरी थी बाय द ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। तो डायग्नोसिस क्या होगा? कंटिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन है। ओके, व्हाट इज द डायग्नोसिस? डायग्नोसिस इज वेजिको वजाइनल फिस्टुला। ठीक हो गया। ओके, तो जो कंटिन्यूस ड्रिबलिंग होती है यूरिन की आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ, तो ये क्या बताती है? वेजिको वजाइनल फिस्टुला को बताती होती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, 611 है डिफिकल्टी वजाइनल डिलीवरी है। ओके, अब इसकी वजह से कंटिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन है, दैट मीन्स वेजिको वजाइनल फिस्टुला हो गया। ओके, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगा? आपने ना 3 महीनों के बाद इसको रिपेयर आपने करना होता है। तो बेस्ट ऑप्शन इज रिपेयर आफ्टर 3 months। ओके, सही हो गया, क्योंकि इस फेज में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी और हीलिंग अच्छे से हो पाएगी। 612 में चलते हैं। मेजर कॉज ऑफ वेजिको वजाइनल फिस्टुला तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है। डायग्नोसिस ऑफ वेजिको वजाइनल फिस्टुला कैन बी कन्फर्म्ड बाय, तो कन्फर्मेशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? डाई टेस्ट इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, मिथाइलिन ब्लू डाई इंजेक्ट करते हैं थ्रू द फोलिस कैथीटर। 614 पे चलते हैं। ओके, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, आपने डाई डाली है वंस अगेन वेजिको वजाइनल फिस्टुला वाले में, लेकिन जो पैड है वो डाई से स्टेन नहीं हुआ, लेकिन जो अपर स्वैप है वो यूरिन से सॉक हो गया है। व्हाट इज द डायग्नोसिस? ओके, तो डायग्नोसिस इज यूरेट्रो वजाइनल फिस्टुला। ओके, ठीक है, यानी अगर आप डाई टेस्ट किया, अगर जो पैड है वो डाई से सॉक नहीं हुआ, लेकिन जो अपर पैड है वो यूरिन से सॉक हो गया, दैट मीन्स देयर इज हाई अप फिस्टुला। वेजिको वजाइनल फिस्टुला नहीं बल्कि यूरेट्रो वजाइनल फिस्टुला है, नीचे से नहीं हुआ ऊपर से हो गया। ठीक हो गया। आफ्टर द सर्जिकल रिपेयर ऑफ वेजिको वजाइनल फिस्टुला, तो यूरिनरी कैथीटर को आपने रिटेन करना है अप टू 14 डेज या 2 हफ्ते तक आपने करना होता है। इसके बाद 616 पे चले जाते हैं। कॉज ऑफ यूरिनरी रिटेंशन इन फीमेल आर ऑल एक्सेप्ट वेजिको वजाइनल फिस्टुला में तो यूरिन ड्रिबल होगा, यूरिन तो रिटेन ही नहीं होगा। 617 में आ जाते हैं। मेन स्पॉट ऑफ यूट्रस इज कार्डिनल लिगामेंट। ओके, कार्डिनल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ये सारे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। जो राउंड लिगामेंट होता है एंटी वाटलेट पोजीशन को मेंटेन करता होता है। ओके, 618 पे चलते हैं। वजाइना इज सपोर्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, तो जो इन्फेंडिबुलो पैल्विक लिगामेंट होता है ये वजाइना को सपोर्ट नहीं करता होता। इसके बाद है कि कॉमन प्रोलैप्स ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो आपने यूवी प्रोलैप्स आपने पढ़ा होगा, स्पेसिफिकली आपने पढ़ा होगा। ओके, यूवी प्रोलैप्स में जो सिस्टोसील है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक हो गया। तो अगर अपर हाफ या जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट है, स्पेसिफिकली वजाइनल प्रोलैप्स होता है इंटीरियर वजाइना का एट द अपर हाफ, तो उसको सिस्टोसील बोलते हैं। जो इंटीरियर कंपार्टमेंट का लोअर हाफ है उसको यूरिथ्रोसील कहते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टोसील होगा। इसके बाद यूट्राइन डिसेंट आ जाता है, फिर इसके बाद रेक्टोसील आ जाता है, और लास्ट में एंटेरोसील आ जाता है। ओके, रेक्टोसील क्या होता है? प्रोलैप्स ऑफ पोस्टीरियर वजाइनल वाल। अगर इंटीरियर वजाइनल वाल का प्रोलैप्स हुआ है अपर हाफ में तो उसको सिस्टोसील, और लोअर हाफ में यूरिथ्रोसील बोलते हैं। 620 पे चलते हैं। ओके, 620 पे है कि सेंसेशन ऑफ वजाइनल बल्ज है, समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द वजाइना, दैट मींस यूवी प्रोलैप्स है। और जो लीडिंग पार्ट है प्रोलैप्स का वो हाइमन तक पहुंच गया, तो उसको बोलते हैं स्टेज 2 बोलते होते हैं। ओके, प्रोलैप्स की यूवी प्रोलैप्स की स्टेजिंग होती है। स्टेज 1 का मतलब है जो प्रोलैप्स वाला पार्ट है डज नॉट रीच द हाइमन। स्टेज 2 में जो प्रोलैप्स वाला पार्ट है वो हाइमन तक पहुंच जाता है। स्टेज 3 में जो लीडिंग पार्ट होता है हाइमन से बाहर चला जाता होता है। ओके, और जब यूट्रस पूरा का पूरा प्रोलैप्स हो जाए आउटसाइड द यूट्रस, आउटसाइड द हाइमन, दिस इज कॉल्ड प्रोसीडेंशिया।
ओके 621 पे आ जाते हैं, 621 पे हम आ जाते हैं। ओके स्टेज 2 यूवी प्रोलैप्स है और अल्सर भी आ गया है, इंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स। तो व्हाट इज द मैनेजमेंट? अल्सर इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है। कौन से अल्सर होते हैं? डीक्यूबिटेंट अल्सर, डीक्यूबिटस अल्सर्स होते हैं। ओके डिपेंडेंट पार्ट पे देखने को मिलते हैं, स्कीमिक अल्सर्स होते हैं। तो इनको कैसे ठीक करना होता है आपने? ओके इनके एंटीबायोटिक्स देनी होती है। ओके डीक्यूबिटस अल्सर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूवी प्रोलैप्स, तो यूवी प्रोलैप्स के सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। कौन सा नहीं होता? प्रीवियस बर्थ बाय सी सेक्शन, ये नहीं होता। ओके बाकी सारे होते हैं। वजाइनल डिलीवरी ये सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। 623 पे आ जाते हैं। 623 में क्या है? स्टेज 2 यूवी प्रोलैप्स है, सर्जरी के लिए अनफिट है। तो क्या इस्तेमाल करेगी? हम पिजरीज इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ओके रिंग पिजरीज है, शेल पिजरीज है, ये हम इस्तेमाल कर सकते होते हैं। लेकिन जो शेल पिजरी है इंटरकोर्स से इंटरफेयर करती है, तो रिंग पिजरी ज़्यादा अच्छी है। ओके जो होज पिजरी है ये रिट्रोवर्टेड यूट्रस के लिए ठीक होती है। ओके ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। 624 पे आ जाते हैं। 624 में स्टेज 2 यूवी प्रोलैप्स है, डिफिकल्ट वजाइनल डिलीवरी की वजह से हुआ है। बेस्ट सर्जिकल ऑप्शन या मैनेजमेंट क्या होगी इसके लिए? तो बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगी? स्लिंग ऑपरेशन है। ओके ठीक हो गया, स्टेज 2 में है। तो अगर पेशेंट यंग है, इसने फैमिली को कंप्लीट नहीं किया, तो आपने कंजर्वेटिव थेरेपी की तरफ जाना होता है। ओके इसके बाद नेक्स्ट है कि स्टेज 3 यूवी प्रोलैप्स है, सिस्टोसील और एक्टोसील भी हुई हुई है। तो व्हाट विल बी द सर्जिकल प्रोसीजर? ओके इंटीरियर कंपार्टमेंट, इंटीरियर वजाइनल वाल और पोस्टीरियर वजाइनल वाल दोनों आई हुई है, तो उसकी वजाइनल हिस्टेक्टमी करनी है और इंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर भी करने हैं। 626 पे चलते हैं। स्टेज 3 यूवी प्रोलैप्स है और एंटेरोसील भी हुआ है। ओके तो यानी पिछले कंपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा प्रोसीजर करेंगे? मैशोकविट्स प्रोसीजर, बड़ा मुश्किल है उसको प्रोनाउंस करना। मैशोकविट्स प्रोसीजर होता है, एंटेरोसील के लिए करते होते हैं। जो मानचेस्टर रिपेयर होता है और स्लिंग ऑपरेशन है, ये किस में करते हैं? यंग फीमेल्स में करते हैं, जहाँ पे यूट्रस को आपने कंजर्व करना होता है। ओके जो सैक्रोस्पाइनस और सैक्रोकोल्पोपेक्सी ये किसके लिए करते हैं? वजाइनल प्रोलैप्स के लिए करते हैं, वॉल्ट प्रोलैप्स के लिए करते होते हैं। ओके सही हो गया। बाकी वजाइनल हिस्टेक्टमी तो आपने करनी होती है। फिर जो फॉलोइंग इज अ डिलेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ वजाइनल हिस्टेक्टमी, तो क्या होती है वजाइनल हिस्टेक्टमी की डिलेड कॉम्प्लिकेशन? वोल्ट प्रोलैप्स आपको देखने को मिल सकता होता है। फिर आप उसके लिए वोल्ट प्रोलैप्स के लिए सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन और सैक्रोकॉल्पोपेक्सी वगैरह करोगे। 627 भी हो जाएगा। ओके 628 पे चलते हैं। वजाइनल हिस्टेक्टमी हुई है, वोल्ट प्रोलैप्स हो गया है। तो ये वोल्ट प्रोलैप्स क्यों हुआ है? ओके यूट्रोसैक्रल लिगामेंट के डैमेज होने की वजह से हुआ है। जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होते हैं लेवल 1 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके लेवल 1 सपोर्ट ये सर्विस को जोड़ते हैं सैक्रम से। ओके ठीक हो गया। तो कहते हैं कि अगर वजाइनल हिस्टेक्टमी कर रहे हैं तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को वजाइनल वॉल्ट से आपने जोड़ना है। तो लेवल 1 सपोर्ट यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, लेवल 2 सपोर्ट प्यूबिस सर्वाइकल या रेक्टो वजाइनल फेशिया प्रोवाइड करते हैं, और जो लेवल 3 होता है वो पेरिनियल बॉडी प्रोवाइड करती है। 629 में है कि वॉल्ट प्रोलैप्स है, वजाइनल हिस्टेक्टमी ऑलरेडी हुई हुई है, सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन प्लान की गई है। तो ये प्रोसीजर किसके थ्रू किया जाता होता है? ओके ये वजाइनल रूट के थ्रू होता है। नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। ओके ठीक है। अगर एब्डोमिनल रूट से किया जाए तो उसको बोलते हैं हम सैक्रोकोल्पोपेक्सी, जबकि सैक्रोस्पाइनस ये वजाइनल रूट से करते हैं। ओके ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके ओके अच्छा ये MCQ वापस आ रहे हैं। ओके ये हो जाएगा। ओके इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बिनाइन कंडीशन ऑफ ओवरी, पेल्विस, यूट्रस, सर्विक्स, एंडोमेट्रियम, सारे बिनाइन कंडीशंस है। फिर हम मैलिग्नेंसी वगैरह पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरी की बिनाइन कंडीशन विच इज डर्मोइड सिस्ट। ओके तो डर्मोइड सिस्ट क्या होती है? डर्मोइड सिस्ट कंटेन ऑल 3 जर्म एलिमेंट। इसको मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा भी कहते हैं। 10% बायलैटरल होता है, 2% में मैलिग्नेंसी होती है। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ ओवरी एट द एज ऑफ 25, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में 20 से लेकर 40 साल वालों में डर्मोइड सिस्ट काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। 632 पे चलते हैं। पेन इन द लेफ्ट इलिक फोसा है बचेदा। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन जो आपको करनी चाहिए। ओके जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन चेक करनी चाहिए, अनमैरिड है तो उसको ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड वगैरह करना चाहिए। ओके ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड इज नॉट डन इन अनमैरिड फीमेल्स। ओके सही हो गया। ओके 633 पे चलते हैं। ओके एसिम्प्टोमेटिक राइट ओवेरियन सिस्ट है, 5 लेकर 4 सेंटीमीटर की है, कोई सॉलिड कंपोनेंट नहीं है। ओके सॉलिड कंपोनेंट नहीं है तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या होगी? फर्स्ट लाइन OCP और क्या होगा? फॉलो अप होगा। ओके यानी अगर कोई सॉलिड कंपोनेंट नहीं है ओके और यंग है तो बिनाइन सिस्ट होती है, फॉलिकुलर इन नेचर होती है, तो OCP देगा 3 महीनों तक। ओके ठीक हो गया, तो सिस्ट खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। 633 पे चलते हैं तो हो गया 633 तो हो जाएगा। 634 पे चलते हैं। ओके वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन राइट इलिक फोसा में, ऐसा लग रहा है क्योंकि अपेंडिसाइटिस है लेकिन राइट ओवेरियन सिस्ट के टॉर्शन हो चुका है। तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होगी ओवेरियन सिस्ट की टॉर्शन के लिए? तो आपने क्या करना होता है? ओके इमीडिएट लैप्रोस्कोपी करनी है। क्यों? क्योंकि ये गायनोकोलॉजिकल इमरजेंसी है, ओवेरियन टॉर्शन। ओके सही हो गया, ओवेरियन टॉर्शन ऑफ ओवेरियन सिस्ट। ओके तो लैप्रोस्कोपी इज़ नॉट यूजफुल। ओके ठीक हो गया। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? इमीडिएट लैप्रोस्कोपी। ओके गायनोकोलॉजिकल है, इमीडिएट लैप्रोस्कोपी और रिमूवल ऑफ नेक्रोटिक ओवरी करेगा। 635 पे लैप्रोस्कोपी इज नॉट यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ
ओके। तो जो लैप्रोस्कोपी होती है ये एंडोमेट्रियोसिस के लिए तो इस्तेमाल होती है, ओके, लेकिन एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, ओके, सही हो गया, सही है। इसके लिए आप हिस्टेरोस्कोपी और एंडोमेट्रियल बायोप्सी वगैरह करते होते हैं। 636 पे चलते हैं, GnRH एनालॉग्स कौन सी गायनाकोलॉजिकल कंडीशन में इस्तेमाल नहीं होते? तो GnRH एनालॉग्स होते हैं, ओके, हॉट फ्लैशेस में इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि हॉट फ्लैशेस तो GnRH की कॉम्प्लिकेशन होती है, ओके, सही हो गया, ठीक हो गया, ओके, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन डेफिशिएंट स्टेट को इंड्यूस कर देते हैं GnRH, तो मजीद ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। 637 पे चलते हैं, CA125 किस में रेस नहीं होगा? CA125, ओके, सर्वाइकल कैंसर में नहीं होता, बाकी ओवेरियन ट्यूमर में, एंडोमेट्रियोसिस में, इन सब में रेस्ट वगैरह हो सकता होता है, ओके। इसके अलावा ये ब्रेस्ट के कैंसर में भी रेस्ट हो सकता है, फाइब्रॉइड में भी हो सकता है, GIT मैलिग्नेंसी में भी हो सकता है। 638 में चलते हैं, 638 में कि एंडोमेट्रियोसिस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेजेंटिंग सिम्पटम ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, ओके। तो कॉलिकल ओवर एब्डोमिनल पेन या एंडोमेट्रियोसिस का, ओके, ठीक हो गया, ये कोलिकी लोअर एब्डोमिनल पेन इसका प्रेजेंटिंग फीचर नहीं होता, साइक्लिकल होता है लेकिन कोलिकी नहीं होता, ओके। इसका साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन है, ये हॉलमार्क होता है। जो कोलिकी पेन होता है ना, ओके, ये कोलिकी पेन आपको किस में देखने को मिलता होता है? लाइक कोलिकी साइक्लिकल लोअर पेन, ये आपको IBS में देखने को मिलता होता है, सही हो गया। तो इस साइक्लिकल वेट पेन को आपने रट्टा मारना। 639 पे चलते हैं, ओके, क्रॉनिक पेल्विक पेन ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस और GnRH वगैरह प्रोवाइड किया, इसके बारे में क्या बात? ठीक है, ओके। GnRH शुड बी कंटिन्यूड मोर देन 6 मंथ, ओके, सही हो गया। जो GnRH एगोनिस्ट होते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या इंट्रानेजल स्प्रे के फॉर्म में होते हैं, ओके, ठीक हो गया। तो इनको आपने 6 महीनों से ज़्यादा, 6 महीनों से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, ओके। और ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह कर सकते हैं, सूडोमिनोपॉज वगैरह करा सकते होते हैं, ओके, सही हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। तो सर्वाइकल एक्ट्रोपियन के लिए जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है? प्रेगनेंसी होता है। कोई भी कंडीशन जिसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उसमें सर्वाइकल एक्ट्रोपियन होगा, यानी कलमनर एपिथेलियम रिप्लेस कर जाएगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को। तो प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी और पिल्स, 3P आपने याद रखने हैं, ओके। इसके बाद 641 है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। तो सर्वाइकल एक्ट्रोपियन में आपने क्या करना होता है? ओके, रीअश्योरेंस वगैरह करनी होती है, ओके, सही हो गया। कि अगर COCPs की वजह से, ओके, कॉटरी आपने सबसे लास्ट में करनी होती है अगर कोई वजाइनल डिस्चार्ज या पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग हो गई है। 642 पे आ जाते हैं, 642 पे हम आ जाते हैं, ओके, एमिनूरी आफ्टर इवैक्यूएशन एंड क्यूराटाज है, ओके, सही हो गया, जो कि इनकम्प्लीट मिसकैरेज के लिए किया गया था। तो ये क्या है? ये एशियन मैन सिंड्रोम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 643 है, इंसिडेंस ऑफ फाइब्रॉइड। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो फाइब्रॉइड होती है 40% तक फीमेल्स में देखने को मिल सकते होते हैं। 644 पे चलते हैं, 644 में है कि लोअर एब्डोमिनल मैस है फॉर द लास्ट 5 मंथ है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या कराएगी लोअर एब्डोमिनल मैस के लिए? ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करानी होती है? आपने एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड आपने कराना होता है, ओके। एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है, ईजी इन्वेस्टिगेशन होती है, ओके, सही हो गया। इसके बाद 645 पे चलते हैं, 645 में कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, क्लियर। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉजेस एक्सेप्ट फॉर, तो ये सब सीरोजल फाइब्रॉइड की वजह से नहीं होता। सब सीरोजल फाइब्रॉइड तो यूट्राइन कैविटी से बाहर होते हैं, तो ये HMB नहीं करवाते। 646 पे चलते हैं, 646 में है कि लोअर एब्डोमिनल मैस है जो कि अम्ब्लाइकस तक एक्सटेंड कर रहा है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कौन सा इंक्लूड नहीं होगा? तो ट्यूबल प्रेगनेंसी कभी भी इतना बड़ा मैस नहीं क्रिएट करती, बल्कि वो फट जाती है 8 से लेकर 12 हफ्तों पर। फाइब्रॉइड विच इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मिस कैरेज, तो मिस कैरेज के साथ कौन सा फाइब्रॉइड होता है? सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड होता है, ओके। अर्ली प्रेगनेंसी मिस कैरेज वगैरह करा देता होता है, ओके। सार्कोमेटस चेंजेस कितने % फाइब्रॉइड में देखने को मिलती होती है? सार्कोमेटस चेंजेस आपको 0.5% में देखने को मिलती है, 40% में तो फाइब्रॉइड होता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मल्टीपल फाइब्रॉइड है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगी? ओके, ओके, आप एज देखो, तो एज क्या है इसकी? 43 है, तो हिस्टेक्टमी वगैरह मेन आ जाएगा, ओके, ठीक हो गया। मायोमेक्टमी में 20% चांस होते हैं रिकरेंस के। 650 पे आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोमेक्टमी आर ऑल एक्सेप्ट, तो कॉम्प्लिकेशन होती है मायोमेक्टमी की, ओवेरियन सिस्ट फॉर्मेशन वगैरह नहीं हो सकती, बाकी सब चीज़ें हो सकती है, DN वगैरह हो सकती है। 651 पे चलते हैं, 5/6 फाइब्रॉइड है सुपरा सर्वाइकल रीजन में, सारी ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्या नहीं हो सकती? प्री क्लैम्शिया फाइब्रॉइड की वजह से नहीं हो सकता। 652 पे चलते हैं, 652 का, ओके, 652 में है कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, ओके, मेडिकल मैनेजमेंट की गई है इन द फॉर्म ऑफ ओलिप्रिस्टल है, तो इस मेडिकेशन के बारे में क्या बात? ठीक है, जो ओलिप्रिस्टल होता है, ओके, ओलिप्रिस्टल इज अ सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, SPRM होता है, ठीक हो गया। तो ये ओरल टैबलेट की फॉर्म में एसोसिएटेड होता है और ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। 653 पे चलते हैं, सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है, तो बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होगा? ओके, ठीक हो गया। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है? आपने मायोमेक्टमी करनी होती है, ओके, सही हो गया। फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी होती है। 654 में चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग GnRH एनालॉग्स 3 मंथ बिफोर मायोमेक्टमी। इसका क्या एडवांटेज? सारे एडवांटेज है, कौन सा नहीं होता? ओके, तो मेकिंग मायोमेक्टमी इजी, ये नहीं होता, ओके, सही हो गया, ओके, ये आ जाएगा।
इसके बाद है लाइक 655 पे चलते हैं। ओके, ठीक हो गया। यानी अगर आप GNRH चैनल लॉग्स दोगे ना तो प्लेन ऑफ क्लीवेज ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है बिटवीन द फाइब्रॉइड एंड द नॉर्मल यूट्राइन मसल। 655 पे चलते हैं। 655 में कि यूट्रन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में क्या बात ठीक है। तो यूट्रन आर्टरी एम्बोलाइजेशन ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करता होता है। ओके, तो जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो सेम है एज कम्पेयर टू मायोमेक्टमी है। सही हो गया। एम्बोलाइजेशन पार्टिकल इंजेक्ट करते होते हैं। ओके, सही हो गया। लेकिन इसमें भी रिकरेंस रेट आपको देखने को मिल सकता है सेम 20 to 40%। ओके, 656 पे चलते हैं। सीवियर डिस्मेनोरिया हो रहा है, पेनफुल मेंसेस है, mass of 8 week size in the lower abdomen। ओके, और एडिनोमायोमाटोसिस है। बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर हर। ओके, तो एडिनोमायोसिस क्या होती है? एंडोमेट्रियल टिश्यू इनसाइड द मायोमेट्रियम होता है। ओके, अब इसकी एज देखो 46 है, तो इसके लिए बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगी? एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी वगैरह होगी। ओके, 657 पे हम चलते हैं। 657 में है कि सेकेंडरी एमेनोरिया है, इसका इवैक्यूएशन क्यूराटाच परफॉर्म किया गया था। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन और चॉइस टू डायग्नोसिस एशनमैन सिंड्रोम। तो एशनमैन सिंड्रोम के लिए क्या होती है? ओके, इन्वेस्टिगेशन और चॉइस हिस्टेरोस्कोपी होती है। ओके, फीवर और टेंडर स्वेलिंग इन द राइट साइड ऑफ वुल्वा। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ओके, तो 658 का मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस होगा बार्थोलिन एब्सेस देखने को मिलता है। ठीक हो गया। सिस्ट में फीवर नहीं होता, फीवर और टेंडरनेस दैट मींस एब्सेस बन गया। 659 है ट्रीटमेंट ऑफ बार्थोलिन सिस्ट। तो बार्थोलिन सिस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? मार्च स्टिपुलाइजेशन होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। इसमें जो इंसिजन होता है म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पे देते हैं और स्टिचेस वगैरह अटैच कर देते हैं। ओके, सही हो गया। इंसिजन ड्रेनेज करेंगे लेकिन इसमें रिकरेंस रेट ज़्यादा होता है। 660 आई थिंक लास्ट MCQ है। तो डिस्मेनोरिया है न्यूली मैरिड फीमेल में। तो व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल कॉज? ओके, न्यूली मैरिड फीमेल में डिस्मेनोरिया डैट मीन्स के वजाइनिस्मस हो सकता है। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सुपरफिशियल डिस्पेरोनिया। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। तो इस चैप्टर में हमने गायनाकोलॉजी ऑन्कोलॉजी वगैरह को पढ़ना है। तो जो ओवेरियन कैंसर है उसका लाइफ टाइम जो रिस्क होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1.4 होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बॉर्डर लाइन एपिथीलियम ओवेरियन ट्यूमर। तो जो बॉर्डर लाइन एपिथीलियम ओवेरियन ट्यूमर होते हैं उनमें कौन सा फीचर नहीं होता? ओके, उनमें एटीपिया होता है, प्लियोमॉर्फिज्म होता है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वेजन ये आपको देखने को नहीं मिलती होती। इनको बॉर्डर लाइन ट्यूमर कहते हैं। ये पेरिटोनियम मोमेंटम तक फैल सकते होते हैं। ओके, सही हो गया। 639 ओके, सॉरी। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं 660 ओके 3 पे आ जाते हैं। ओवेरियन कैंसर। ओके, जो ओवेरियन कैंसर्स होते हैं ओके उनका जो एज ऑफ प्रेजेंटेशन होता है या 60 ईयर्स पे होते हैं। मोस्टली कॉमनली अराइजेस फ्रॉम ओवेरियन एपिथेलियम। ओके, ओवेरियन एपिथेलियम से निकलते होते हैं। हाई ग्रेड सीरस कैंसर होते हैं। सेमोमा बॉडी आपको देखने को मिलती होती है, सीरस कैंसर में आपको देखने को मिलती होती है। ओके, ठीक हो गया। सेमोमा बॉडी क्या होती है? कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ कैल्सिफिकेशन होती है। 665 पे आ जाते हैं। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग जो ट्यूमर होता है वो होता है ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर होता है। ओवेरियन कैंसर का कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं होता? तो जो ओवेरियन कैंसर का जो रिस्क फैक्टर होता है वो मल्टीपैरिटी नहीं होती। मल्टीपैरिटी तो प्रोटेक्टिव होता है क्योंकि लेस ओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं। ट्यूमर मार्कर ऑफ म्यूसिनाइट एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, जो म्यूसिनाइट का ट्यूमर मार्कर होता है वो CA99 होता है। ठीक हो गया। CA125 सीरस ट्यूमर के लिए होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन यॉर्क सैक ट्यूमर के लिए होता है। बीटा SAG कोरियोकार्सिनोमा के लिए होता है। इनहिबिन ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर का होता है। 668 पे आ जाते हैं। ओके, तो लेप्रोटमी में आपको फ्रोजन सेक्शन किया गया तो सिग्नल रिंग सेल्स मिले हैं। सिग्नल रिंग सेल्स आपको देखने को मिलते होते हैं क्रोकनबर्ग ट्यूमर में। बायलैटरल ओवेरियन ट्यूमर होता है क्रोकनबर्ग ट्यूमर। ओके, सही हो गया। इसके बाद है मोस्ट कॉमन ओवेरियन मेलिग्नेंसी इन 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो 18 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर जो मोस्ट कॉमन ओवेरियन मेलिग्नेंसी है वो कौन सी होती है? ओके, लाइक आप कह सकते हो कि एक मिनट मिस हो गया MCQ। अच्छा चलो सही है। ओके, तो जर्म सेल ट्यूमर रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होती है, डिसजर्मिनोमा होता है। ओके, अब वो कौन सा ओवेरियन मैस है जो कि बिनाइन इटियोलॉजी को इंडिकेट करता है? वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ओके मोबिलिटी। अगर मोबाइल है इसका मतलब है कि ओके बिनाइन मैस है। ओके, मेलिग्नेंट मैस नहीं है। मेलिग्नेंट मैस इमोबाइल होती है, फर्म होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। तो जो हार्मोन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर नहीं है? जो ब्रेनस ट्यूमर होते हैं ओके ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते। ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। सर्टोरी सेल ट्यूमर एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं। 672 के अंदर जो अगर आपने लेप्रोटमी करनी है फॉर स्टेजिंग और ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन कैंसर तो उसका जो प्रेफर्ड इंसिजन होता है उस इंसिजन को क्या बोलते हैं? उस इंसिजन को बोलते हैं वर्टिकल मिड लाइन इंसिजन। ठीक हो गया, वर्टिकल मिड लाइन इंसिजन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एक्सपोजर होता है एब्डोमिनो पेल्विक स्ट्रक्चर तक, आप स्टेजिंग अच्छे से कर सकते होते हैं। ओके, लेप्रोटमी में आपको पता लगा कि राइट ओवेरियन ट्यूमर के साथ एसाइटिस भी है, लेफ्ट ओवरी नॉर्मल है लेकिन राइट में मसला और एसाइटिस भी है। तो कौन सी स्टेजिंग होगी? ओके, फिगो स्टेजिंग के मुताबिक अगर एसाइटिस आ जाती है ओके ठीक हो गया
तो आपने बताना है 1C एसोसिएटेड करना है, ठीक हो गया, ओके। या तो एक ओवरी होगी या दोनों ओवरीज इन्वॉल्व होगी, लेकिन स्टेज कौन सी होगी, 1C होगी अगर साइटिस वगैरह आ गई है, ओवरी इन्वॉल्व साइटिस है, ओके। ट्यूमर है जो कि ओवरी तक कन्फाइंड है, साइटिस और ओमेंटम में भी डेपोजिट हो गया, तो फिगो स्टेजिंग के मुताबिक क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर एब्डोमिनल इम्प्लांट 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो आपने इसको स्टेज 3C के अंदर इंडिकेट करना है। कुछ MCQs पॉइंट देख लो, साइटिस इन्वॉल्व है 1C आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो 3C आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं 675, 675 में जो कीमोथेरेपी होती है वो कोरियोकार्सिनोमा के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेप्रोटमी के बाद पता लगा कि जो कीमोथेरेपी देनी है पैक्लिटैक्सेल देनी है, पैक्लिटैक्सेल का क्या साइड इफेक्ट नहीं होता, तो जो पैक्लिटैक्सेल होता है ओके नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होती, ओके ठीक हो गया। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को डैमेज कर देती होती है, ओके ठीक हो गया। जो कार्बोप्लाटिन है वो नेफ्रोटॉक्सिक होती है। इसके बाद 677 पे चलते हैं, स्टेज 3 अगर ओवेरियन कैंसर है तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट कितना होगा, ओके 30 to 60% आपको देखने को मिलता होता है, तो बेस्ट ऑप्शन इज 40%, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद आ जाएगा 678, जो प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है अगेंस्ट एंडोमेट्रियल कैंसर वो कौन सा होता है, ओके। जो प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है वो होता है आपका कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, क्योंकि ये जो कैंसर होता है एंडोमेट्रियम का एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये क्या करता है, प्रोलिफरेशन को रोक देता होता है, ठीक हो गया। बाकी सब में सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। 679 है लाइफ टाइम रिस्क फॉर डेवलपिंग एंडोमेट्रियल कैंसर विथ लिंच सिंड्रोम। लिंच सिंड्रोम में तो कैंसर होने के चांसेस कितने होते हैं, कैंसर होने के चांसेस 50% होते हैं, ठीक हो गया। म्यूटेशन MLH1 MSH2 MSH6 PMS2 में आपको देखने को मिलती होती है। दूसरे जो ट्यूमर एसोसिएटेड है कोलोरेक्टल कैंसर ओवेरियन कैंसर एसोसिएटेड होते हैं, ओके। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है फॉर 6 मंथ, मोस्ट कॉमन काज क्या होगा, एंडोमेट्रियल कैंसर आपको देखने को मिलेगा, ओके। लेकिन जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, जो मोस्ट कॉमन काज होता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का, वो बिनाइन काजेस होते हैं लाइक वजाइनल एट्रोफी, ठीक हो गया, ओके। मोस्ट कॉमन इज वजाइनल एट्रोफी कैंसर 5 से लेकर 10% केसेस में आपको देखने को मिलते होते हैं। इसके बाद है कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है फॉर लास्ट 3 मंथ विच द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन होती है, ओके। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के लिए वो भी 3 महीनों से हो रही है तो वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होती है, इससे आप एंडोमेट्रियल थिकनेस निकालती है। कट ऑफ वैल्यू 4 मिलीमीटर बताई थी, ओके। अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस वो 0.4 सेंटीमीटर या 4 मिलीमीटर होती है, सॉरी 0.4, हाँ सॉरी 0.4 और 0.4 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर, थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, अच्छा। तो अगर 1 सेंटीमीटर थिकनेस ज़्यादा हुई है तो आपने क्या करना है, ओके। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, स्टीरोस्कोपी गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी होते हैं। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, तो वो कौन सा हिस्टोलॉजिकल टाइप का होता है, ओके ठीक हो गया। तो वो आपका होता है लाइक एंडोमेट्रोइड एडिनोकार्सिनोमा, ओके सही हो गया। मोस्ट कॉमन आपका हिस्टोलॉजिकल टाइप कौन सी होती है, एंडोमेट्रोइड एडिनोकार्सिनोमा, टाइप 1 एडिनोकार्सिनोमा को बोलते हैं। 684 पे आ जाते हैं, ओके। जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है जिसका हाईएस्ट मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है तो वो होता है एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया विद ATPS के ज़्यादा चांसेस है प्रोग्रेशन के। इसके बाद नेक्स्ट है कि DNC की है, तो DNC में सिंपल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट ATP है, तो कैंसर कितने में प्रोग्रेस करेगा, ओके। तो जो प्रोग्रेशन के चांसेस होते हैं इस केस में वो कितना होगा, वो 1% होते हैं। लेकिन अगर ये ATP साथ होता है तो 25 से लेकर 50% होता है। 686 पे आ जाते हैं। 686 में है कि जो रिस्क फैक्टर होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का वो कौन सा होता है, तो वो टोमैक्सोफिन होती है। टोमैक्सोफिन थेरेपी क्या करती है, इस एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कराती है और कैंसर भी करा देती है क्योंकि ईस्ट्रोजेनिक ड्रग होती है, क्लियर। और जो एंडोमेट्रियल कैंसर है वो ईस्ट्रोजन पे ही डिपेंड करता होता है। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर सिंपल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट ATP है, तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, इसके लिए आपने प्रोजेस्टेरोन देने होते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, ये प्रोलिफरेशन को रोक देते होते हैं, ओके। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद ATPS इस अब क्या करोगे, अब क्या मैनेजमेंट होगी, तब जो बेस्ट मैनेजमेंट होगी वो होगी टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी विद बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी, क्योंकि कैंसर होने के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, ओके। 689 पे आ जाते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर तो वो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती होती है, वजाइनल ब्लीडिंग या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, ओके। बाकी IMB इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। 690 पे आ जाते हैं। 690 पर है कि हिस्टेक्टमी हुई है, हिस्टोपैथोलॉजी में जो एंडोमेट्रियल कैंसर है वो 50% से ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है मायोमेट्रियम को। स्टेजिंग आपने अच्छे से तैयार करनी है, तो अगर 50% से ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है दैट मीन स्टेज 1 भी है, और अगर 50% से कम हो तो 1 ये होता है, ओके। फीगो स्टेजिंग के मुताबिक जो व्हाट इज द स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, जो कि सर्वाइकल स्ट्रोमा को इन्वॉल्व करता है, ओके। अगर एंडो सर्वाइकल ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करता है तो वो 2A, और अगर स्ट्रोमा को इन्वॉल्व करता है तो वो 2B। ये स्टेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंक्वाइनल लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है तो ये आ जाएगा आपका, ओके, ये आपका स्टेज 4B आ जाएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग एंडोमेट्रियल बायोप्सी, बट टाइप 1 कैंसर है, 50% से कम एंडोमेट्रियम को इन्वॉल्व किया हुआ है। व्हाट इज आर ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट क्या होगा एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए, खासतौर पर स्टेज 1 के लिए, तो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी विद बायलैटरल साल्पिंजोफ्रेक्टमी। अगर ठीक हो गया, वजाइनल हिस्टेक्टमी नहीं करते होते, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करते होते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर ऑफ सर्विक्स है, इसके लिए बेस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, तो बेस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट होगा इस केस के लिए, ओके, वो होगा आपका
लाइक अब रेडिकल हिस्ट्रेक्टमी हो जाएगा, ओके, यानी कैंसर सर्विक्स को इन्वॉल्व कर रहा है, डैट मीन स्टेज 2 है, तो रेडिकल हिस्ट्रेक्टमी करना है सर्विकल कैंसर में। 695 पे आ जाते हैं स्टेज 1A ग्रेड 1 एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो जो बेस्ट एडजुवेंट थेरेपी होती है, ओके, किसी भी थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मेटास्टेसिस के चांसेस कम होते हैं। 696 पे आ जाते हैं गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, तो जो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है वो टाइप 1 हिस्टोलॉजी होती है, ओके, इसका गुड प्रोग्नोस्टिक होता है। टाइप 2 सीरियस वाले वर्स्ट प्रोग्नोसिस वाले होते हैं। 697 में आ जाते हैं BMI 35 है, तो कौन सी मेलिग्नेंसी नहीं हो सकती, ओके, अब वो मेलिग्नेंसी नहीं होती जो कि एस्ट्रोजन पर डिपेंडेंट नहीं होती, वो कौन सी मेलिग्नेंसी होती है, 697 का बेस्ट ऑप्शन होगा, ओके, सर्वाइकल कैंसर होगी, ओके। ओबीज फीमेल में एंडोमेट्रियल कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा, ओके, कोलोनिक या ओवेरियन कैंसर हो सकता है, लेकिन सर्विकल कैंसर ओबीज फीमेल में नहीं होता। बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सीए सर्विक्स, तो सीए सर्विक्स के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा सबसे बेस्ट होता है, ओके, सबसे बेस्ट होता है सर्वाइकल साइटोलॉजी होता है, ओके, पैप स्मीयर से करते होते हैं, ठीक हो गया, ओके। जो पैपिन्यूक्लियर स्मीयर या पैप स्मीयर होता है, पैप स्मीयर इज टेकन फ्रॉम, ये कौन से लिया जाता है, पैप स्मीयर इज टेकन फ्रॉम, ओके, 699 मिस प्रिंट हुआ हुआ यहाँ पर, ओके, पैप स्मीयर इज टेकन फ्रॉम, ओके, तो पैप स्मीयर इज टेकन फ्रॉम स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन ट्रांजिशनल जोन से दिया जाता होता है, ओके, यहीं पे ज़्यादा कैंसर होता है। सर्वाइकल बायोप्सी की गई है तो सिन 3 मिला है, तो कितने % चांसेस है कैंसर में कन्वर्ट होने के, तो 20% तक चांसेस होते हैं कैंसर में कन्वर्ट होने के। 701 आ जाती है, जो सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग है यूके में, वो कब से स्टार्ट हो जाती है, ओके, तो यूके में स्टार्ट हो जाती है 25 साल के बाद से स्टार्ट हो जाती है। इंडिकेशन ऑफ कोल्पोस्कोपी आर, कोल्पोस्कोपी क्या होती है, ये कोल्पो वैसे वजाइना को बोलते हैं, ओके, तो इंडिकेशन क्या नहीं होती कोल्पोस्कोपी की, तो बेस्ट ऑप्शन इज, ओके, सर्वाइकल कैंसर स्टेज 2, इसके लिए आप नहीं करते होते, ओके, कोल्पोस्कोपी इसके लिए नहीं है, वो तो आपको नेकेड आई से नजर आ जाएगा सर्विकल कैंसर। जो द फॉलोइंग इज अ कोल्पोस्कोपी फीचर ऑफ सिन सर्वाइकल इंट्रापिथियल न्यूप्लेजिया, तो इसमें क्या होता है, सिन में आपको मिलेगा न्यू वेसल्स फॉर्मेशन, क्योंकि सिन में क्या है, एंजियोजेनेसिस होगी, ओके, यानी ट्यूमर्स होते हैं, इनमें एंजियोजेनेसिस देखने को मिलती होती है, क्लियर। इसके बाद है कि माइल्ड डिस्कैरियोसिस है सर्वाइकल स्मीयर में, तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, ओके, अगर माइल्ड डिस्कैरियोसिस है तो आपने हाई रिस्क HPV टेस्टिंग करनी है, ओके, हाई रिस्क HPV टेस्टिंग करनी है। अगर ये पॉजिटिव आ जाती है तो आपने कोल्पोस्कोपी के लिए रेफर करना होता है। 705 पे आ जाती है, 705 में सिन 3 है कोल्पोस्कोपी बायोप्सी पर। इसके बाद बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन क्या होगा, ओके, बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन इज एलएड्स हो जाएगा, ओके, एलएड्स की क्या एब्रीवेशन होती है ये आपने कमेंट्स में बताना होता है, ठीक हो गया, ओके। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं, जो कौन बायोप्सी होती है GA में, GA के अंडर परफॉर्म की जाती है, ज़्यादा एग्रेसिव है, हिस्टेरेक्टमी नहीं की जाती होती, क्लियर, लो ग्रेड वाले खुद बखुद ठीक हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं, 706 पे चलते हैं। 706 में जो सही है सर्विस का कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है, मल्टी पैरिटी, तो ओके, नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर सीए सर्विसेज, मल्टी पैरिटी आ जाती है। मैं मोस्ट है नली पैरिटी, ओके, ठीक हो गया। सर्विकल कैंसर नली पैरस में क्या होता है, लेस कॉमन होता है, ये रिस्क फैक्टर नहीं होता, ठीक हो गया, क्योंकि ये सेक्सुअल एक्टिविटी से एसोसिएटेड है। सब टाइप ऑफ HPV एसोसिएटेड विद सीए सर्विक्स, तो कौन सी होती है, 16, 18, 31, 33 को आपने रट्टा मार लेना है, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, 16 वाली होती है, 16, 18, 33, 31 भी नहीं 33, आगे मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल वैरायटी ऑफ सीए सर्विस, सीए सर्विस की मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल वैरायटी कौन सी होती है, ओके, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ओके। कार्सिनोमा ऑफ सर्विस यूजुअली अराइजेस फ्रॉम ट्रांजिशनल जोन से या स्क्वेमोकोलमनर जंक्शन से निकलता होता है, ओके। फिगो स्टेजिंग के मुताबिक है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन स्टेजिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, ओके, स्टेजिंग के लिए कौन सी रिक्वायर्ड नहीं होती, और पेल्विक अल्ट्रासाउंड आपका स्टेजिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता। बाकी CT स्कैन, MRI, सिस्टोस्कोपी वगैरह इस्तेमाल होती है। अगर कैंसर सर्विस यूरेटर तक पहुंच रहा है तो व्हाट इज दिस, अगर यूरेटर तक पहुंच रहा है तो 3B आ जाएगा, ओके। अब 45 ईयर ओल्ड हैव इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, अपर थर्ड ऑफ वजाइना को इन्वॉल्व कर रहा है बट नॉट एक्सटेंडिंग द एडिनिक्सा, ओके, एडिनिक्सा तक एक्सटेंड नहीं कर रहा, सिर्फ अपर 1/3 को इन्वॉल्व कर रहा है, तो व्हाट इज द स्टेजिंग, तो ये आ जाएगा आपका स्टेज 2A आ जाएगा, ओके, सही हो गया। अगर पैरामीट्रियम को इन्वॉल्व करता है तो ये स्टेज 2B आ जाता। 713 पे आ जाते हैं, 713 के मुताबिक है माइक्रो इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर है, 1A1 है, तो उसके लिए क्या करनी है आपने, क्या मैनेजमेंट होगी, ओके, इसके लिए होगी लोकल एक्सीजन होगी, ठीक हो गया, ओके। और अगर अपर 2/3 को कैंसर इन्वॉल्व कर रहा है, डिनिक्सा को भी इन्वॉल्व कर रहा है, व्हाट इज दिस मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के लिए क्या करेगी, रेडियोथेरेपी करेंगे, ओके। एक्सटेंसिव डिजीज है जो कि सर्जरी से ठीक नहीं होगा, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं 715 पर, जो कौन सी रेडियोथेरेपी होती है जिसमें रेडिएशन का सोर्स कैविटी में रख देते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेकियोथेरेपी वगैरह कहते हैं, जिसको इंट्रा कैविटी रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। 716 के अंदर क्या है कि रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में कौन सा टिश्यू नहीं निकाला जाता, तो रेडिकल हिस्टेरेक्टमी में ओवरीज नहीं निकाली जाती होती, बाकी सब चीज़ें निकाल ली जाएगी, ओके, लाइक बायलैटरल पेल्विक लिम्फ नोड्स है, ओके। रेडियोथेरेपी से ठीक है, तो रेडियोथेरेपी की क्या लेट कॉम्प्लिकेशन होती है, लेट कॉम्प्लिकेशन इज वजाइनल स्टेनोसिस, बाकी सारी अर्ली कॉम्प्लिकेशन होती है, ओके। इसके बाद है कि जो सर्वाइकल कैंसर है स्टेज 1B का है और उसको बच्चे
बच्चे चाहिए, मतलब हिस्टेरेक्टमी तो कर ही नहीं सकते। तो बेस्ट ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन इज रेडिकल ट्रैकिलेक्टमी। ट्रैकिलेक्टमी के अंदर सर्विक्स को निकालते हैं, ऊपर वजाइना को निकालते हैं, पेल्विक लिम्फ नोड्स को निकाल देते हैं। वजाइनल कैंसर का कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं होता? वजाइनल कैंसर का जो रिस्क फैक्टर वो HRT नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वुल्वर कैंसर इज करेक्ट? तो वुल्वर कैंसर्स होते हैं ये सर्विकल कैंसर से एसोसिएटेड होते हैं। इसके बाद ऑपरेटिव गायनाकोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। ऑपरेटिव गायनाकोलॉजी में जो वजाइनल हिस्टेरेक्टमी के सारे एडवांटेजेस है, कौन सा एडवांटेजेस नहीं है? तो जो ओवरीज आर रिमूव्ड इजीली, ये बड़ा मुश्किल होता है, ओवरी को निकालना बड़ा मुश्किल है वजाइना के रास्ते से। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वजाइनल हिस्टेरेक्टमी आर ऑल एक्सेप्ट, कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती हिस्टेरेक्टमी की? थर्ड डिग्री यूवी प्रोलैप्स। थर्ड डिग्री यूवी प्रोलैप्स तो इंडिकेशन होती है किसकी? वजाइनल हिस्टेरेक्टमी की, ना कि कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। बाकी सारी ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप। ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ वजाइनल हिस्टेरेक्टमी सबसे पहला जो लिगामेंट काटा जाता होता है वो सबसे पहला काटा जाता होता है कार्डिनल लिगामेंट काटा जाता होता है। क्लियर? कार्डिनल लिगामेंट काटा जाता होता है, ये आपने याद रख लेना है। सही हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम और अच्छा जबकि एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी में अगर ओवरीज को निकालना हो तो पहले इन्फेंडिबुलर पेल्विक लिगामेंट को काटते हैं। 724 पे आ जाते हैं। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट क्लिनिक में आई है फॉर वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, जो कि 2 दिन के बाद होनी है। दोबारा प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया। और लेकिन इसको कोई कार्डिक या रेस्पिरेटरी डिजीज़ नहीं है, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगी? इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी मैंडेटरी नहीं है, जिसको कोई कार्डिक डिजीज़ नहीं है तो इको की भी ज़रूरत नहीं होती। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी के लिए बुक हुई है, COCPs ले लिया, तो COCP को कब छोड़ना चाहिए? उसको 4 हफ्ते पहले छोड़ देना चाहिए। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी की कौन सी इंडिकेशन नहीं होती? तो जो प्रोसीडेंशिया ये नहीं होती। प्रोसीडेंशिया क्या? यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स है, जिसमें पूरा का पूरा यूट्रस जो फंडस बाहर की तरफ आ जाता होता है। इसको आपने वजाइनल हिस्टेरेक्टमी से रिमूव करना है। ड्यूरिंग एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी यूरेटर सबसे ज़्यादा डैमेज किस जगह पे होता है? तो यूरेटर डैमेज होता है यूरेट्रिक टनल के अंदर, अंडर बीनीथ द यूट्राइन आर्टरी। ये मोस्ट कॉमन प्लेस है जहाँ पे यूरेटर डैमेज होता है। सही हो गया। 728 पे आ जाते हैं पॉलीगैलेक्टिन 21 डेज। इसके बारे में ये जो स्विचर है, विक्राइल स्विचर है, इसके बारे में क्या बात ठीक है? तो जो पॉलीगैलेक्टिन होता है 21 होता है। ये एब्जॉर्बेबल स्विचर होता है और ये मोर टिश्यू रिएक्शन करवाता होता है। सही हो गया। लेकिन इसकी नोट काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन टिश्यू रिएक्शन ज़्यादा होता है। इंडिकेशन फॉर यूज़ ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल, जो विक्राइल था ये कौन सा स्विचर था? एब्जॉर्बेबल था, लेकिन जो नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर की क्या इंडिकेशन होती है? अटैचमेंट ऑफ मैश एट सैक्रोहिस्टेरोपैक्सी, इसके लिए आप इस्तेमाल करते होते हैं। सही हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। बचा था फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू रिगार्डिंग द DNC। तो DNC के बारे में क्या बात ठीक है? इट कैन डायग्नोस एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। डायलेटेशन और क्यूर अटैच मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रोसीजर किया जाता होता है। ये पैरा सर्वाइकल ब्लॉक से लोकल एनेस्थीसिया के लिए भी कर सकते हैं। अगर HMB कंट्रोल नहीं हो रही तो हम इसको थेरापेटिक मेजर भी कर सकते हैं टू क्यूर अटैच द हाइपरट्रॉफिक एंडोमेट्रियम। सही हो गया। बाकी एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन में हैमरेज, इंजरी, इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। 731 पे आ जाते हैं द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिट्रैक्शन ऑफ पोस्टीरियर वजाइनल वाल। तो वो कौन सा होता है? वो होता है सिम स्पेकुलम होता है, ये रिट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। 732 पे आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट जो कि इंटीरियर लिप ऑफ सर्विस को होल्ड करता है DNC के अंदर या इवैक्यूएशन क्यूराटाच के अंदर। तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है लाइक स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स होता है। लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग ये करते होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में। इसकी फर्टिलिटी को एक्वायर करने के लिए। 734 है ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी इज परफॉर्म्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन एक्सेप्ट। तो जो हिस्टेरोस्कोपी होती है जो डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी होती है उससे आप फाइब्रॉइड वगैरह को नहीं निकाल सकते। सही हो गया। और इसमें नॉर्मल सलाइन या ग्लाइसिन इस्तेमाल करते हैं। ये भी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट MCQ है डिस्टेंशन मीडिया यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। तो वो कौन सा होता है? नॉर्मल सलाइन हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी ग्लाइसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। सब म्यूकस फाइब्रॉइड हम हिस्टेरोस्कोपी से निकाल सकते हैं, लेकिन सब सीरोसल फाइब्रॉइड नहीं निकाल सकते।